नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव को लेकर एनडीए का एक्शन प्लान तैयार। मोदी सरकार की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाएंगे मंत्री। बिहार इलेक्शन 2025 को लेकर बड़ी खबर में आगे जिक्र होगा कि एलएसी पर स्ट्राइकर की गरज से थर्रा उठेगा चीन, कितना है खतरनाक, ट्रंप ने किया पीएम मोदी को गिफ्ट। आगे जिक्र होगा कि अरविंद केजरीवाल नई मुसीबत में, सीवीसी ने नई दिल्ली सीएम आवास में रिनोवेशन की जाँच के दिए आदेश। आगे आपको बताएंगे कि महाकुंभ में श्रद्धालुओं का आंकड़ा 50 करोड़ के पार, बनेंगे 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि कुपवाड़ा में सेना ने चलाया संयुक्त सर्च ऑपरेशन, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। बिहार चुनाव को लेकर एनडीए का एक्शन प्लान तैयार। मोदी सरकार की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाएंगे मंत्री। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली चुनाव के बाद अब देश की नज़र बिहार विधानसभा चुनाव पर है और इसको लेकर तमाम सियासी दलों की ओर से यात्रा और सम्मेलन का दौर शुरू हो चुका है। वहीं एनडीए ने विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन प्लान भी तैयार कर लिया है। चुनाव को देखते हुए एक तरफ जहां एनडीए का संयुक्त अभियान चल रहा है, वहीं अब एनडीए के तमाम मंत्री जनता के बीच जाएंगे और सरकार की उपलब्धियां से अवगत कराएंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन कोटे के सभी मंत्री जनता के बीच जाएंगे और नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। मंत्री प्रदेश की जनता को ये बताने की कोशिश करेंगे कि केंद्र सरकार ने बिहार के लिए अब तक क्या क्या किया है। हालिया आम बजट से लेकर पिछले 11 साल की सरकार की उपलब्धियों को विस्तार से बताएंगे। वहीं दोस्तों, बिहार एनडीए के तमाम मंत्री को जहां इस योजना के तहत मैदान में उतारा जा रहा है, वहीं केंद्रीय मंत्री भी मैदान में हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एलएसी पर स्ट्राइकर की गरज से थर्रा उठेगा चीन, कितना है खतरनाक, ट्रंप ने किया पीएम मोदी को गिफ्ट। जी हाँ दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग में एक बड़ा कदम उठाते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सौजन्य से भारतीय सेना को जल्द ही स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल मिलने जा रही है। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बैठक में इस फैसले को अंतिम रूप दिया गया। रिपोर्ट्स की माने तो स्ट्राइकर मिलने से भारतीय सेना को लद्दाख में चीनी आर्मी का मुकाबला करने में काफ़ी मदद मिलेगी। स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल हल्का और शक्तिशाली युद्ध वाहन है जो कठिन इलाकों में लड़ाई के लिए बेहद कारगर साबित हो सकता है। इससे पहले यूक्रेन युद्ध में भी इस वाहन ने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया था, जहां इसने बर्फीले और पहाड़ी इलाकों में प्रभावशाली प्रदर्शन किया। लद्दाख क्षेत्र में चीनी सेना की चुनौती को देखते हुए भारतीय सेना को हल्के टैंकों की जरूरत पहले ही महसूस हो चुकी थी। 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिकों की शहादत के बाद इस जरूरत को और मजबूती मिली। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अरविंद केजरीवाल नई मुसीबत में, सीवीसी ने दिए दिल्ली सीएम आवास में रिनोवेशन की जाँच के आदेश। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कानूनी मुसीबत बढ़ सकती है। उनके सीएम रहते जिस बंगले का रिनोवेशन हुआ था, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने उसकी जांच के आदेश जारी किए हैं। सिविल लाइंस इलाके में 6 फ्लैगस्टाफ रोड स्थित बंगला 2015 से अक्टूबर 2024 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल का आधिकारिक निवास था। उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोपों पर पद से इस्तीफा देने के बाद इसे खाली कर दिया था। केजरीवाल के आधिकारिक सीएम आवास पर सीपीडब्ल्यूडी की एक फैक्ट रिपोर्ट पेश करने के बाद सीवीसी ने 13 फरवरी को जांच का आदेश दिया है। सीवीसी ने इन आरोपों की विस्तृत जाँच करने को कहा है। 40,000 वर्ग गज में फैली एक भव्य हवेली के निर्माण के लिए भवन निर्माण मानदंड जारी किए गए थे। बीजेपी ने इसे चुनावी मुद्दा बनाया था और बंगले को शीश महल बताकर आम आदमी पार्टी सरकार को घेरा। जांच का ये आदेश दिल्ली बीजेपी के नेता विजेंद्र गुप्ता की शिकायत पर हुआ है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का आंकड़ा 50 करोड़ के पार, 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ 2025 में अब तक 50 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। 14 जनवरी से शुरू हुए इस आध्यात्मिक मेले में रोजाना बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में अब 4 विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कुपवाड़ा में सेना ने चलाया संयुक्त सर्च ऑपरेशन, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक संयुक्त कार्रवाई करते हुए कुपवाड़ा क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान 2 पिस्तौल, 4 पिस्तौल मैगजीन और अन्य गोला बारूद बरामद किए गए। कुपवाड़ा के चन्नीपुरा पेन स्थित बांदी मोहल्ला में सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन चलाया।
चलाया। यह ऑपरेशन विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर चलाया गया। भारतीय सेना के चिनार कोर ने इस ऑपरेशन को लेकर जानकारी साझा की। भारतीय सेना के चिनार कोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ऑपरेशन की जानकारी देते हुए लिखा कि ऑपरेशन बंदी कुपवाड़ा 14 फरवरी 2025 को विशिष्ट खुफिया सूचनाओं के आधार पर भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा सामान्य क्षेत्र बंदी मोहल्ला चन्नीपुरा पेन और कुपवाड़ा में एक संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया गया है। तलाशी के दौरान 2 पिस्तौल, 4 पिस्तौल मैगजीन और गोला बारूद बरामद किया गया है। ऑपरेशन जारी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली में ट्रिपल इंजन सरकार बनाने की कवायद तेज। आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद हुए बीजेपी में शामिल। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने ट्रिपल इंजन की सरकार बनने की कवायद तेज कर दी है। आम आदमी पार्टी के 3 मौजूदा पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने तीनों पार्षदों को पार्टी की सदस्यता दिलवाई है। दोस्तों, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के जो पार्षद बीजेपी में शामिल हुए हैं उनमें एंड्रयूजगंज से पार्षद अनीता बसोया, आर.के. पुरम से पार्षद धर्मवीर और चपराना वार्ड 152 से पार्षद निखिल शामिल हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद बॉर्डर पर पहली हाई लेवल मीटिंग। बांग्लादेश की घुसपैठ पर भी चर्चा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच डीजी स्तरीय वार्ता 17 से 20 फरवरी के बीच होगी। शुक्रवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच ये बैठक बीएसएफ के हेडक्वार्टर में होगी। इस बैठक में कई मुद्दे जैसे कि सीमा पर बाढ़ का निर्माण, बीएसएफ पर्सनल पर हमला और बांग्लादेशी घुसपैठ पर चर्चा होगी। पिछले साल बांग्लादेश में शेख हसीना की गद्दी छोड़ने के बाद ये पहली शीर्ष स्तरीय बैठक रहेगी। दोनों देशों के बीच 55वीं डीजी स्तरीय इस बैठक में भारत की तरफ से बीएसएफ के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी हिस्सा लेंगे, जबकि बीजीबी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मेजर जनरल मोहम्मद अशरफ जमा सिद्दीकी करेंगे। इससे पहले इस बैठक को अक्टूबर में आयोजित किया जाना था, लेकिन तब किन्हीं कारणों से इसे रद्द कर दिया गया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। छत्तीसगढ़ के सभी 10 निगमों में बीजेपी के महापौर निकाय चुनावों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनावों के परिणाम घोषित हो गए हैं। वोट काउंटिंग में शुरुआत से ही बीजेपी ने ताबड़तोड़ तरीके से कांग्रेस का सफाया कर दिया है। छत्तीसगढ़ की 10 नगरपालिका निगम की सीटों में सभी पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। 49 नगरपालिका की सीटों में 36 बीजेपी, 8 कांग्रेस और 5 अन्य के पास आई है। 114 नगर पंचायत के परिणाम के रुझान आ रहे हैं। पहली बार ईवीएम के माध्यम से यह नगर निकाय चुनाव कराया गया था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ट्रंप के भारत को F-35 फाइटर जेट देने के ऑफर से कांपने लगा पाकिस्तान। बोला, बढ़ गई है हमारी टेंशन। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ व्हाइट हाउस में अहम मुलाकात के दौरान भारत को F-35 स्टील्थ फाइटर जेट देने का ऑफर दिया। भारत को अमेरिका की ओर से मिलने वाली सैन्य मदद पर पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने इस कदम को दक्षिण एशिया में शांति के लिए खतरा बता दिया है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने कहा कि इस तरह का कदम क्षेत्रीय सैन्य संतुलन को बिगाड़ सकता है और रणनीतिक स्थिरता को कमजोर कर सकता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने प्रेस से बातचीत में कहा कि भारत में एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी के योजनाबद्ध तरीके से पहुंचने ने हमारी टेंशन बढ़ा दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से फिर फायरिंग, एक जवान घायल, LOC पर अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, जम्मू जिले के अखनूर सेक्टर में नियंत्रण रेखा के करीब बट्टल इलाके में शुक्रवार शाम भारतीय सेना के एक जवान पर स्नाइपर हमला हुआ। हमले में सैनिक के कंधे पर गोली लगी, जिसके बाद उसे तत्काल अखनूर के गैरिसन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। शुक्रवार शाम करीब 6:30 बजे पाकिस्तानी सेना की 10 POK बटालियन ने भारतीय चौकी पर निशाना साधते हुए स्नाइपर फायर किया और यह हमला पाकिस्तान के कब्जे वाले POK की तरफ से जंगलों के इलाके से किया गया था। सुरक्षा एजेंसियां इस हमले की विस्तार से जांच कर रही हैं और LOC पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ट्रंप को कैसे डील करना है ये दुनिया भर के नेता सीखें। PM मोदी की मीटिंग को अमेरिकी मीडिया ने बताया मास्टर क्लास। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी मीडिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाशिंगटन यात्रा की खूब तारीफ हो रही है। 2 दिवसीय अमेरिकी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय
वार्ता की। दोनों नेताओं ने रक्षा व्यापार और रक्षा सहयोग पर मंथन किया। डोनाल्ड ट्रंप के साथ पीएम मोदी के अंदाज की अमेरिकी मीडिया में खूब तारीफ हो रही है। एक अमेरिकी पत्रकार ने कहा कि ट्रंप को पीएम मोदी ने बेहतरीन तरीके से डील किया। दोनों नेताओं की मुलाकात दुनिया भर के अन्य नेताओं के लिए मास्टर क्लास है। पीएम मोदी अमेरिका में थे तभी डोनाल्ड ट्रंप ने सभी देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात कही। मतलब यह है कि जो देश अमेरिका पर जितना टैरिफ लगाएगा बदले में अमेरिका भी उतना ही टैरिफ लगाएगा। दोस्तों आपको आगे बता दें कि यहाँ पर ट्रंप भारत को टैरिफ किंग भी कह चुके हैं, मगर पीएम मोदी ने ट्रंप को बेहतरीन तरीके से डील किया। इसका नतीजा ये हुआ कि ट्रंप ने खुद कहा कि वो पीएम मोदी से मिलकर उत्साहित हैं। ट्रंप ने पीएम मोदी को एक महान नेता बताया और ये भी कहा कि भारत और अमेरिका कुछ अहम व्यापार सौदे करने जा रहे हैं। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ट्रंप के एक साझा बयान से पाकिस्तान में मचा हड़कंप, क्या है ये मामला? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा संयुक्त बयान में पाकिस्तान से ये सुनिश्चित करने को कहा गया कि उसके क्षेत्र का उपयोग सीमा पार आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए ना किया जाए। इस बयान से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। साझा बयान पर निराशा व्यक्त करते हुए पाकिस्तान के विदेश मामलों के प्रवक्ता ने इसे देश के संदर्भ को एक तरफा, भ्रामक और कूटनीतिक मानदंडों के विपरीत बताया। वाशिंगटन डीसी में पीएम मोदी और ट्रंप के बीच बैठक के कुछ घंटों बाद अपने साप्ताहिक ब्रीफिंग में शफकत अली खान ने कहा कि पाकिस्तान इस तरह की टिप्पणियों से हैरान है। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शफकत अली खान ने कहा कि भारत और अमेरिका का ये बयान न सिर्फ राजनयिक मानदंडों के खिलाफ बल्कि ये भ्रामक और एक तरफा है। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान के बलिदानों को नज़रअंदाज करते हुए ये बयान दिया गया है। भारत इस तरह की बातों से अपने आतंकवाद समर्थन को छुपा नहीं सकता। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आतंकियों का खात्मा करके रहेंगे, पीएम मोदी और अमित शाह ने पुलवामा के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 14 फरवरी को 6 साल पहले पुलवामा में बड़ा आतंकी हमला हुआ था और हमले में बड़ी मात्रा में जवान शहीद हुए थे। पुलवामा हमले की 6ठी वर्षगांठ पर शहीदों को याद करते हुए पीएम मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इसी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी शहीद हुए 40 सीआरपीएफ जवानों को श्रद्धांजलि दी। शाह ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवादियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ अभियान चलाकर उन्हें पूरी तरह से नष्ट करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नीतीश कुमार ही होंगे बिहार में एनडीए का प्रमुख चेहरा, विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने साफ कर दी तस्वीर। जी हाँ दोस्तों, बिहार का चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा जाएगा, ये बात बीजेपी ने साफ कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए का प्रमुख चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे। बता दें कि इससे पहले नीतीश कुमार आरजेडी के साथ सरकार में थे, लेकिन बाद में उन्होंने बीजेपी का हाथ थाम लिया। अब इस समय बिहार में एनडीए की सरकार ही चल रही है। अगर नीतीश कुमार का पुराना इतिहास देखो तो उन्होंने 4 बार दल बदला है और इसी को देखते हुए भाजपा कोई रिस्क नहीं उठाना चाहती है और नीतीश कुमार को ही फ्रंट फुट पर रखकर वो बिहार का चुनाव लड़ेगी। नीतीश कुमार का राजनीतिक करियर पाला बदलने के लिए भी जाना जाता है। 2013 में उन्होंने बीजेपी के साथ 17 साल पुराना गठबंधन तोड़ा था और 2015 में आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। 2017 में उन्होंने आरजेडी से नाता तोड़कर फिर बीजेपी के साथ गठबंधन किया और 2020 का चुनाव साथ मिलकर लड़ा। 2022 में वो फिर आरजेडी के साथ चले गए, लेकिन जनवरी 2024 में दोबारा बीजेपी के साथ आकर सरकार बना ली। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने साफ कर दिया है कि इस बार नीतीश कुमार ही गठबंधन का चेहरा होंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सीनियर सिटीजन्स के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला, लाखों लोगों को होगा फायदा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सीनियर सिटीजन को लेकर बड़ा फैसला किया है, जिससे प्रदेश के 5 लाख बुजुर्गों को फायदा होगा। सरकार अब वित्तीय वर्ष 2025-26 में इन्हें वृद्धावस्था पेंशन का लाभ देगी। इसके लिए बजट में 8103 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा गया है और अभी तक प्रदेश में 60 लाख बुजुर्गों को प्रतिमाह 1000 रुपये के हिसाब से हर 3 महीने में वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है। लेकिन इस वित्तीय वर्ष 65 लाख बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन दी जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार इस बजट में वृद्धावस्था पेंशन का बजट बढ़ाकर 8103 करोड़ रुपए करने की तैयारी कर रही है। इससे पहले 2024 और 25 वित्तीय वर्ष में समाज कल्याण विभाग को इसके लिए
7377 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया था। इसके बाद विभाग की ओर से नए वित्तीय वर्ष में 726 करोड़ रुपए अधिक बजट की मांग की गई थी, जिसे योगी सरकार बढ़ा सकती है। इसके साथ ही इस वित्तीय वर्ष में 5 लाख नए पात्रों को भी वृद्धावस्था पेंशन के साथ जोड़ा जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शाह बोले पूरे महाराष्ट्र में जल्द लागू हो नए आपराधिक कानून। सीएम फडणवीस ने कहा 6 महीने में करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को राज्य के सभी आयुक्तालयों में 3 नए आपराधिक कानूनों को जल्द से जल्द लागू करने का निर्देश दिया। बता दें कि शाह ने ये निर्देश महाराष्ट्र में 3 नए आपराधिक कानूनों के समीक्षा के बैठक के दौरान दिया और इस बैठक में सीएम फडणवीस, महाराष्ट्र के अधिकारी और राज्य गृह मंत्रालय ने भाग लिया। इस बैठक में गृह मंत्री ने महाराष्ट्र सरकार से नए आपराधिक कानूनों के तहत एक आदर्श अभियोजन प्रणाली स्थापित करने का भी आग्रह किया। इन नए कानूनों में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 शामिल है, जो पहले के भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान लेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राजनाथ सिंह ने कहा मई जून से लखनऊ में शुरू हो जाएगा ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण, इन्वेस्ट हब बन रहा लखनऊ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लखनऊ में 1028 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में अभूतपूर्व विकास कार्य हो रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इन्वेस्ट हब के रूप में लखनऊ को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि हाल के एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण में लखनऊ को दुनिया के उन शहरों में शामिल किया गया है जहां तेजी के साथ विकास हो रहा है और भूमि की कीमतें सबसे तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यों का स्मरण करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री की मंशा अनुरूप यूपी में शहरी और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को विकसित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि अगले मई जून महीने से लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण शुरू हो जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बांग्लादेश का क्या करना है पीएम मोदी, डोनाल्ड ट्रंप ने दिया भारत को फ्री हैंड। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि अमेरिका पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप में बांग्लादेश मुद्दे को लेकर बड़ी चर्चा हुई। खबर है कि ट्रंप ने बांग्लादेश में जारी हालात में अमेरिका की भूमिका से साफ इनकार कर दिया है। साथ ही मुल्क को लेकर फैसला भी पीएम मोदी पर छोड़ा है। साथ ही भारतीय पीएम ने राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड से भी बांग्लादेश के हालात को लेकर चर्चा की। वाशिंगटन में पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई और इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और रिश्तों पर चर्चा की। साथ ही ट्रंप ने कहा कि मैं बांग्लादेश का मुद्दा पीएम मोदी पर छोड़ता हूं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ममता सरकार को झटका, कोलकाता हाईकोर्ट ने दी मोहन भागवत को रैली की इजाज़त। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को कोलकाता हाईकोर्ट द्वारा झटका लगा है। दरअसल मोहन भागवत की रैली को लेकर सरकार की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए हाईकोर्ट ने आरएसएस को 16 फरवरी को वर्धमान जिले में रैली करने की सशर्त इजाज़त दे दी है। रैली के आयोजकों ने राज्य पुलिस द्वारा अनुमति देने से इनकार करने के बाद हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। पुलिस ने कहा था कि राज्य में माध्यमिक परीक्षा चल रही है और उस दौरान लाउडस्पीकर के इस्तेमाल से परीक्षार्थियों को परेशानी होगी। न्यायमूर्ति स्मृता सिन्हा की पीठ ने रैली को सशर्त अनुमति देते हुए कहा कि आयोजकों को उपस्थित भीड़ की संख्या और लाउडस्पीकर की आवाज़ पर नज़र रखनी चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आतंकवाद पर पीएम मोदी और ट्रंप ने लगाई फटकार तो फड़फड़ाने लगा पाकिस्तान, बोला सब भूल गए अमेरिका के साथ हमने। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आतंकवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फटकार के बाद पाकिस्तान फड़फड़ाने लगा है और पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भारत और अमेरिका की ज्वाइंट स्टेटमेंट को एक तरफा, भ्रामक और राजनयिक मानदंडों के विपरीत बताया। पाकिस्तान ने हैरानी जताते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ उसके प्रयासों और बलिदानों को नज़रअंदाज किया गया है। आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका के साथ मिलकर किए गए पाकिस्तान के प्रयासों को नज़रअंदाज कर दिया गया है, ऐसा पाकिस्तान का मानना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 12 देशों ने क्यों एक झटके में निकाल दिया 131 पाकिस्तानी, एक्शन लेने वालों में सऊदी अरब भी। जी हाँ दोस्तों, पिछले 48 घंटों के दौरान अलग अलग अपराधों
अपराधों और उल्लंघनों के कारण कम से कम 131 पाकिस्तानी नागरिकों को 12 देशों से वापस भेज दिया गया है। इन अपराधों में नशीली दवाओं से संबंधित अपराध, अवैध प्रवेश और बिना पूर्व सूचना के नौकरी छोड़ने जैसे मामले प्रमुख हैं। आव्रजन अधिकारियों के अनुसार ये कार्रवाई कई देशों में की गई और इनमें सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात प्रमुख है। आव्रजन सूत्रों के मुताबिक सऊदी अरब ने नशीली दवाओं की तस्करी और नौकरी छोड़ने के आरोपों में 74 पाकिस्तानियों को निर्वासित कर दिया। वहीं संयुक्त अरब अमीरात ने अवैध प्रवेश, चोरी और नशीली दवाओं से जुड़े अपराधों के कारण कई पाकिस्तानियों को बाहर निकाला है। यूएई में एक व्यक्ति को एंट्री करने से रोक दिया गया और उसे तुरंत पाकिस्तान वापस भेज दिया गया। इसके अलावा एक अन्य व्यक्ति को आत्महत्या का प्रयास करने के आरोप में निर्वासित कर दिया गया। तो दोस्तों, आपको ये कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान ने एलओसी पर किया सीज फायर उल्लंघन तो भारतीय सेना ने दे दिया मुंह तोड़ जवाब। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी सैनिकों ने बुधवार को जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास भारतीय चौकियों पर अकारण गोलीबारी करके संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि भारतीय सेना के माकूल जवाब देने के बाद पाकिस्तानी उल्टे पांव भाग गए। पाकिस्तान की ओर से हुए नुकसान का तुरंत पता नहीं चल पाया है, लेकिन अधिकारियों ने कहा है कि दुश्मन की सेना को भारी नुकसान हुआ है। भारतीय सेना ने इस जानकारी की न तो पुष्टि की है और न ही खंडन किया है। कृष्णा घाटी सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से ये संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया है और इससे एक दिन पहले जम्मू जिले के अखनूर सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास संदिग्ध आतंकवादियों ने इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस यानी कि आईईडी विस्फोट किया था।